कैसे हैं आप सब? चलिए जानते हैं अगले भाग में क्या हुआ। करण और रूही की शादी पक्की हो चुकी थी। करण की ज़िद की वजह से शादी बिल्कुल सिंपल ढंग से होने वाली थी। रूही को भी इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं था, इसीलिए सब खुश भी थे। रूही थोड़ी सी उदास थी क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो रही थी। बहुत जल्दी उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सोचकर भी उसे डर लग रहा था। कल तक वो यहाँ सिर्फ एक मेहमान थी और आज वो एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रही थी। ये सब कुछ करण नोटिस भी कर रहा था। बाकी सब लोग नीचे की ओर चले जाते हैं क्योंकि काव्या की अब चूड़ा पहनने की रस्म थी। रूही भी नीचे जा रही थी कि करण ने आवाज़ देकर उसे रोक लिया। ये देखकर मीरा जी हल्का मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, जल्दी ही तुम दोनों नीचे आ जाना। उनकी बात सुनकर दोनों ही बहुत ही प्यार से अपना सिर हिला देते हैं। सब लोग नीचे जा चुके थे। रूही और करण अब बस वहाँ कमरे में रह गए थे। करण रूही के पास आया और अपना हाथ उसकी कमर में डाल उसे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जैसे खो से गए थे। रूही के चेहरे पर आए बालों को करण पीछे करते हुए बहुत प्यार से कहता है, कुछ है परेशानी क्या? तुम मुझे बता सकती हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहते हुए उसके होठ उसके माथे को जैसे चूम रहे थे। ये बहुत प्यार से वो कह रहा था। रूही ने कुछ भी नहीं कहा, बस अपना सिर उसके सीने पर रख लिया, जैसे उसकी धड़कनों को सुनना चाहती हो। उसे कोई परेशानी नहीं थी, बस अजीब सी खुशी थी तो थोड़ी सी उदासी भी थी। उसे अपना घर बहुत जल्दी छोड़ना होगा और कैसे ये सब मैनेज करेगी? क्या वो इसके काबिल है? इतनी आसानी से सब कुछ संभाल पाए? बस यही सब वो सोच रही थी। करण उस पर बहुत ध्यान से देख रहा था, जैसे वो समझ रहा हो उसके चेहरे पर कौन सी परेशानी है। रूही उससे दिल खोलकर बात करती है, ये बहुत अच्छा था। रूही ने उसे बताया कि उसे क्या परेशान कर रहा है, वो भी बहुत प्यार से। करण ने उसके सिर को बहुत प्यार से सहलाया और प्यार से कहा, तुम सब मैनेज कर सकती हो और मैं तो हूँ ही तुम्हारे साथ, दोनों मिलकर मैनेज कर लेंगे। बस फिर क्या था, दोनों बस खुश थे और मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, बस यही एक रीज़न है कि मैं सब कुछ जल्दी चाहता हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से सबको मनाया है ये शादी इतनी जल्दी करने के लिए। रूही बस हंस देती है क्योंकि करण की जल्दबाजी वो देख सकती थी। करण की बातें रूही के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, वो बहुत प्यार से ये सब कहता था। करण देखकर मुस्कुराता है और फिर थोड़े से झुककर उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर देता है। करण की सॉफ्ट किस से रूही अब बहुत खुश होती थी। वो कोई आनाकानी नहीं करती थी, बस करण के प्यार को महसूस करती थी। उसने करण की शर्ट को अच्छे से पकड़ लिया था। ये सब तो इन दोनों का था, करण के और रूही की शादी की बात का अभी किसी को पता नहीं था। तो वहीं कल्पना जी के कमरे में वो काफ़ी हैरान थी। विवेक की बातें उनके दिल को तोड़ कर गई थी। वो अपना प्यार कुर्बान करने के लिए मान गया था। ये इतना आसान नहीं होता, अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से किसी और को सौंप देना। उन्हें डर था जो उनके और उनके बेटे के साथ हुआ, कहीं वो विवेक के साथ ना हो जाए। वो क्या ही कर सकती थी। वो बस इतना कहती हैं, तुम जितनी जल्दी सच को मान लोगे उतना बेहतर होगा कि वो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। एक ना एक दिन ये बात तुम्हें समझ आ ही जाएगी। वैसे भी ज़िंदगी इस तरह नहीं कटती जैसा हम सोचते हैं, हमें सब कुछ नहीं मिलता। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगी, सच वही रहेगा, वो किसी और की होने वाली है और जितना जल्दी तुम इसको मान लोगे उतना ही सब ठीक हो जाएगा। सबके सामने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करो, इससे उसे और तुम्हें दर्द नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी आसानी से अपने प्यार को भूल जाओ, ये इतना आसान भी नहीं, पर उसकी खुशी में खुश हो जाओ, ये तुम्हारे दिल को भी सुकून दे जाएगा। कल्पना जी बहुत तकलीफ़ में थी। वो जानती थी ये बच्चा टूट गया है, पर वो क्या करती। उन्हें हौसला देने की कोशिश करते हुए वो चुप खड़ी थी। उनकी बातों में पीछे जो दर्द था वो वहाँ बैठा हर इंसान समझ सकता था। वैभव अपने दिल में बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ रहा था। वो सोच रहा था ये एक तरफ़ा मोहब्बत इतना दर्द क्यों देती है, मोहब्बत हमेशा अधूरी सी क्यों हो जाती है। कल्पना जी की बातों का विवेक पर बहुत असर हुआ था। भले ही कहना आसान हो कि अपना प्यार भूल जाओ,
पर वो अपने भाई के लिए कोशिश करेगा। जितना हो सके वो रूही से दूर रहेगा। शायद वो जितना मर्जी टूट ले, पर अपने परिवार को टूटने नहीं दे सकता। अगर ऐसा हुआ तो रूही को लोग जिम्मेदार मानेंगे, लोग रूही पर सवाल खड़े कर देंगे। थोड़ी देर बाद सब नीचे आ गए थे, क्योंकि चूड़ा पहनने की रस्म थी। हॉल में बहुत खूबसूरत सी सजावट की गई थी। वहीं पर सब लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर सारे मेहमान भी आए हुए थे। पंडित जी काव्या के लिए रस्म शुरू कर देते हैं। रूही नीचे अपने साथ काव्या को ले आई थी। दोनों खूबसूरत लग रही थी। काव्या ने पिंक कलर की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। वो थोड़ा रोई थी पर उदास भी थी, पर उसने रूही के सामने खुद को नॉर्मल कर लिया। वो सबको बता ही नहीं सकती थी कि क्या हुआ है, उसका भाई कितना टूट चुका है। वो जानते हुए भी बस खामोश थी। उस सबको लग रहा था वो शादी के कारण उदास है, इसीलिए ज़्यादा किसी ने कुछ कहा भी नहीं। घर में वैसे भी इतने मेहमान थे, सब कामों में लगे हुए थे। पंडित जी के कहने पर काव्या को वहाँ आसन पर बिठा दिया गया था। चूड़ा पहनने के लिए आसपास लोग सब बैठ गए थे। एक साइड पर करण बैठा था तो दूसरी साइड पर विवेक को बिठा दिया गया था। उनके बिल्कुल पास ही रूही बैठी थी। एक एक कर दोनों को भाइयों को चूड़ा पहनाने के लिए चूड़ियाँ पकड़ा रही थी। विवेक की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। काव्या भी यहाँ से चली जाएगी, और काव्या की बंद आंखों से आंसू आ रहे थे। सब लोग इमोशनल से हो गए थे। बस आज का दिन था, कल काव्या यहाँ से चली जाएगी। कुछ घंटे उसकी विदाई हो जाएगी। इतने सालों से वो इन सबके साथ रह रही थी। अंदर ही अंदर सब लोग खुश और इमोशनल थे। सबकी आंखों में नमी सी तैर गई थी। एक बेटी के लिए कितना मुश्किल होता है ना, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपना घर छोड़कर एक नए घर जाकर बसना। फिर वहाँ जाकर उसकी नई शुरुआत होती है। काव्या के लिए भी ये सब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। करण सबसे अलग है। उसकी आंखों में भी नमी थी, पर उसने अपने नमी को, आंसुओं को छुपा सा लिया था। भाई ये लड़का अपने इमोशंस बाहर लाता ही नहीं है, क्या ही किया जाए। सब लोग इतने इमोशनल हो गए थे। ऊपर से घर में जो लेडीज आई थी उन्होंने इतना विदायगी वाला गीत गा दिया था कि सब लोग इमोशन में बह गए थे। चूड़ा पहनाने की रस्म हो चुकी थी। काव्या का मुंह मीठा कराया जाता है। धीरे धीरे सब आकर उसे कलीरे पहनाने लगते हैं। ये रस्म थी। घर में जितने बड़े थे, भाभियाँ, बहनें, मासी, सब आकर कलीरे पहनाते थे। एक एक करके लड़की को कलीरे पहनाए जा रहे थे। इन सब रस्मों में सबसे ज़्यादा भावुक थी तो वो रूही थी, क्योंकि उसे लग रहा था बस कुछ दिन, उसके बाद ये सब उसके साथ होगा। और वो अपने पिता के गले लग जाती है। केशव जी उसे संभालते हैं। सबके लिए इतना आसान नहीं था। रूही को अब पता चल गया था कि 15 दिन बाद उसकी शादी है। उसे विदा होकर इस घर में आना है। पता नहीं ये सब कितना मुश्किल होने वाला है। इस घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दादी थी, पर आज वो भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बाद उन्होंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, पर आज उनकी पोती इस घर से विदा होकर जाने वाली थी। सब लोग एक दूसरे से प्यार से, शांति से एक दूसरे को चुप करा रहे थे। आज का दिन बीत गया था। शाम को होटल के लिए निकलना था, इसीलिए सब पैकिंग कर रहे थे। बारात होटल आएगी, इसीलिए सब लोग होटल के लिए निकल रहे थे। लंच के बाद हर कोई अपना सामान पैक करने में लग गया। वैभव, करण और विवेक तीनों ही होटल के लिए निकल गए। शादी की सारी रस्में वहाँ पर थी, इसीलिए उन्हें जाना ज़रूरी था। बारात का वेलकम भी उन्हें ही करना था। इन सब चीज़ों में विवेक काफ़ी चुप था, वो भी सुबह से। करण नोटिस कर रहा था, पूछ भी चुका था, पर यह लड़का कुछ बताने को तैयार ही नहीं था कि हुआ क्या है। करण ने सोचा कि शायद काव्या की शादी की वजह से ये इतना परेशान है। ऊपर रूही काव्या की पैकिंग करवा रही थी, क्योंकि शादी के बाद उसका सारा सामान उसके ससुराल जाना था, और काव्या को पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। काव्या काफ़ी नर्वस लग रही थी। आज की रात बस, कल फिर वो विराट की हो जाएगी। और विराट ने सुबह उसे बहुत सताया था फ़ोन पर कि कल वो उसके साथ क्या क्या करेगा। सोच सोच कर उसकी हालत ख़राब थी। रूही की नज़र जब उस पर गई तो उसे देखकर वो हैरान होती है, तुम क्यों शर्मा रही हो? क्योंकि काव्या सच में शर्मा रही थी। उसका पूरा चेहरा टमाटर के जैसा लाल हो गया था।
काव्या तो कुछ नहीं बोली कि तभी रूही की नज़र एक पैकेट पर चली गई। उस पैकेट को खोलकर देखा तो रूही का चेहरा भी लाल हो गया। अब काव्या ने पूछा, तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? काव्या की बात सुनकर रूही को बहुत शर्म आई। उसने देखा तो उसमें खूबसूरत सी नाइटी थी। वैसे तो उन दोनों ने शॉपिंग साथ में की थी, पर ये तो उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। काव्या ने जल्दी से उस पैकेट को ले लिया और उसे छुपाते हुए कहा, ये मैंने नहीं खरीदी, बस ऐसे ही खरीद ली थी। काव्या को यूँ लाल शर्माता देखकर रूही हंस देती है। दोनों की शादी होने वाली है, दोनों ही जानती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। बहुत सारा प्यार होगा, बहुत सारी शर्म होगी और बहुत सारी मोहब्बत भी होगी। काव्या को यूँ शर्माता देखकर रूही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। तो काव्या कहती है, यहाँ तुम मुझे परेशान करती हो, वहाँ विराट जी मुझे परेशान करने में लगे रहते हैं। उसकी बात सुनकर दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। दोनों को अपनी आने वाली ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी थी और उसकी शुरुआत तो शायद हो चुकी थी। पता नहीं कल क्या होगा, उन्हें नहीं पता था, पर ज़िंदगी बहुत कुछ नया लेकर आने वाली थी उनके लिए। काव्या की शादी के बाद रूही पर तो बम फूटने वाला है। विवेक की मोहब्बत का सच उसे पता होना चाहिए, वरना विवेक हमेशा अधूरी मोहब्बत में खुद को तकलीफ़ देता रहेगा। आगे क्या होगा, कैसी होगी इनकी अधूरी सी मोहब्बत, जानते हैं अगले भाग में।